हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय की संरचना के बारे में, मानव हृदय की क्रियाविधि के बारे में। तो नॉर्मली अगर हम मानव हृदय की संरचना की बात करते हैं तो इस प्रकार की मानव हृदय की संरचना होती है। मानव हृदय पेशी ऊतकों की बनी एक संरचना होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे पेशी ऊतकों से बनी एक संरचना है। ये हो गया एक नंबर पर कि मानव हृदय जो है वो पेशी ऊतकों से बनी संरचना होती है। 2 नंबर पे हम बात करते हैं, जो ये मानव का हृदय है ये दोहरे आवरण से आवृत होता है। तो यहां पर हम दूसरा बिंदु लिखेंगे, मानव का हृदय दोहरे आवरण से आवृत होता है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पर ये दोहरा आवरण मैंने यहां पे प्रदर्शित किया है। तो मानव का हृदय दोहरे आवरण से आवृत होता है और इस आवरण को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इस आवरण को हम हृदयावरण या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। इस हृदयावरण या पेरिकार्डियम के अंदर इस हृदयावरण या पेरिकार्डियम में हृदय आवरणी द्रव भरा होता है। हृदय आवरणी द्रव्य भरा होता है। अब विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस हृदयावरणी द्रव का क्या महत्व होता है। तो यहां पे समझिएगा कि जो यहां पे ये हृदय आवरणी द्रव्य होता है, ये हृदय आवरणी द्रव्य हृदय को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहां पर आपने देखा कि मानव हृदय पेशी ऊतकों से बनी एक संरचना है। मानव हृदय दोहरे आवरण से आवृत होता है। अगर हम मानव हृदय के आवरण की बात करते हैं तो मानव हृदय का दोहरा आवरण हृदयावरण कहलाता है, जिसको हम पेरिकार्डियम भी कह सकते हैं। और ये हृदयावरण या पेरिकार्डियम, इसके अंदर एक द्रव्य या एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं हृदयावरणी द्रव्य, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। अब हम आगे बात करते हैं हमारे हृदय की। तो हमारे हृदय के अंदर विद्यार्थियों 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ। तो मानव का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, यानी कि मनुष्य के हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और चौथा चैम्बर, यानी कि टोटल 4 चैम्बर मनुष्य के हार्ट के अंदर होते हैं, जिसके अंदर ऊपर वाले 2 चैम्बर या ऊपर वाले 2 कोष्ठ कहलाते हैं आलिंद, यानी कि हम ऊपर की तरफ पढ़ेंगे 2 आलिंद, और नीचे की तरफ यहां पे विद्यार्थियों आप देख रहे होंगे 2 निलयों को। तो यहां पे नीचे की तरफ होते हैं 2 निलय। तो मनुष्य का हार्ट कितने कोष्ठीय हो गया? 4 कोष्ठीय हो गया, जिसके अंतर्गत 2 आलिंद आते हैं और 2 निले आते हैं।
बात करें हम आलिंद की, तो आलिंद छोटे होते हैं किसकी तुलना में? निलय की तुलना में। आप यहाँ पे देख सकते हो आलिंद यहाँ पे छोटे हैं जबकि निलय यहाँ पे काफी बड़े हैं। तो अगर इसकी संरचना की तुलना करते हैं इन दोनों की, तो आलिंद छोटे होते हैं संरचना में, आकार में, और निलय आकार में बड़े होते हैं। तो यहां पर ये तो आप याद रखोगे चैम्बर से रिलेटेड कि मनुष्य का हार्ट कितने कोष्ठीय होता है और कौन कौन से कोष्ठ पाए जाते हैं। अगर यहां पे हम बात करें, अगर मैं हड्डियों को बीच में से विभाजित कर दूं, तो बीच में विभाजित करूंगा तो एक बायां पोर्शन बन जाएगा और एक दायां पोर्शन बन जाएगा। जो बाईं तरफ वाले भाग है उसके आगे हम बायां शब्द काम में लेंगे, और जो दाईं तरफ वाले भाग रहेंगे उसके आगे हम दायां शब्द काम में लेंगे। यानी कि ये आलिंद है बायां आलिंद, ये निलय है बायां निलय, ये आलिंद है दायां आलिंद, और ये निलय है दायां निलय। इस प्रकार से हम उनके आगे दाएं और बाएं शब्द का उपयोग कर लेंगे। इसके बाद हम विद्यार्थियों बात करेंगे कि जो ब्लड होता है, ब्लड को हमेशा किसमें लाया जाएगा? हड्डी के अंदर लाया जाएगा, और हड्डी इस ब्लड को आगे कहाँ भेजता है? हड्डी इस ब्लड को आगे भेजता है फेफड़ों की ओर, और फेफड़ों से वापस ब्लड हड्डी की ओर आएगा। इसका मतलब है हड्डी में रक्त 2 बार आएगा। पहली बार तो रक्त आता है अशुद्ध, और दूसरी बार आता है रक्त शुद्ध। तो यहां पे हम लिखेंगे कि हृदय में अशुद्ध रक्त लाने का कार्य, अशुद्ध रक्त लाने का जो कार्य है वो यहां पे महाशिरा करती है। इसको हम विद्यार्थियों कहते हैं महाशिरा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम वेना कैव। तो महाशिरा या वेना कैव के द्वारा हृदय में अशुद्ध रक्त को लाया जाता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अशुद्ध रक्त इस वाले भाग के अंदर आ गया, यानी कि इस महाशिरा के द्वारा किसमें लाया गया? हृदय के अंदर लाया गया। सेकंड बात करते हैं कि महाशिरा के बाद रक्त कहां जाता है? तो महाशिरा के बाद रक्त चला जाता है सीधे इस वाले भाग के अंदर, इस वाले पोर्शन के अंदर। इस वाले पोर्शन को विद्यार्थियों हम कहते हैं आलिंद। और ये कौन सा आलिंद है? तो ये है विद्यार्थियों दायां आलिंद। तो महाशिरा से रक्त को दाएं आलिंद में लाया जाता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दायां आलिंद। अब आगे समझे, यहां पे विद्यार्थियों कपाट होते हैं। इस वाले भाग पर विद्यार्थियों क्या होते हैं? कपाट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है जो मैं यहां पे बता रहा हूं, ये क्या है? ये कपाट है। बाईं तरफ भी कपाट होते हैं, दाईं तरफ भी कपाट होते हैं। हम यूं कहें कि आलिंद और निलय को पृथक करने के लिए क्या बने होते हैं? कपाट बने होते हैं। ये आलिंद वाला भाग है, ये निलय वाला भाग है, इन दोनों को यहाँ पे कपाट पृथक करते हैं। इस वाले भाग पर होते हैं विद्यार्थियों त्रिवलन कपाट। त्रिवलन कपाट, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्राइकप्सिड वॉल्व। ट्राइकप्सिड वॉल्व। या इसी को हम कहते हैं एंट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व। तो विद्यार्थियों ये एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व या त्रिवलन कपाट कहलाता है, जिसके अंतर्गत ये होता है कि दाएं आलिंद से जब रक्त को दाएं निलय में लाया जाएगा, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? दायां निलय कहते हैं। जब ब्लड को दाएं निलय के अंदर लाया जाएगा अशुद्ध रक्त को, तो वह अशुद्ध रक्त वापस इस दाएं आलिंद में नहीं जाए। इसलिए क्या बने होते हैं? कपाट बने होते हैं। जब ये खुलते हैं और बंद होते हैं तो डब लब डब की ध्वनि सुनाई देती है। किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है? लब डब की ध्वनि सुनाई देती है।
जब भी खुलते हैं और बंद होते हैं तो लब डब की ध्वनि सुनाई देती है। कार्य क्या है? दाएं निले में आने वाला अशुद्ध रक्त वापस से दाएं आलिंद में प्रवेश नहीं करें। अब हम यूं कहेंगे कि यह रक्त जो है विद्यार्थियों किस में आ गया? अब दाएं निले के अंदर आ गया। तो दाएं आलिंद से कहां आ गया? दायां निले में। दाएं निले के बाद विद्यार्थियों यहां पर एक नली गुजर रही है। इस नली का नाम है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं विद्यार्थियों पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। तो जो यहां पर दायां निले था, दाएं निले से अशुद्ध रक्त किस ओर पंप हो रहा है? जब दायां निले संकुचित होता है तो रक्त पंप हो जाता है फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुसीय धमनी में ध्यान देना, यहां पर फुफ्फुसीय धमनी इस ओर भी जा रही है और फुफ्फुसीय धमनी विद्यार्थियों इस तरफ भी जा रही है। यानी कि बाईं तरफ भी फुफ्फुसीय धमनी है और दाईं तरफ भी फुफ्फुसीय धमनी है। यानी कि हम यूं कहेंगे कि रक्त शुद्ध होने के लिए बाएं फेफड़े में जाता है। रक्त शुद्ध होने के लिए दाएं फेफड़े में जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हृदय के दोनों तरफ विद्यार्थियों क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। तो फेफड़े जो है वो बायां फेफड़ा हो गया और दायां फेफड़ा हो गया। तो फुफ्फुसीय धमनी बाएं फेफड़े में रक्त को ले जाएगी और इसमें दाएं फेफड़े में भी रक्त को ले जाएगी। ध्यान देना विद्यार्थियों, इसमें अभी तक कैसा रक्त बह रहा है? अशुद्ध रक्त बह रहा है। अशुद्ध रक्त की डेफिनेशन मैंने आपको कल समझाई थी कि ऐसा रक्त जिसके अंदर CO2 मिश्रित हो उसको हम कहते हैं अशुद्ध रक्त। तो यहां पर बाएं फेफड़े में जो ही ये अशुद्ध रक्त आएगा, हम जानते हैं कि हम बाह्य वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। तो बाएं फेफड़े के अंदर या दाएं फेफड़े के अंदर, नॉर्मली हम फेफड़े की बात करेंगे, तो जो ही ऑक्सीजन गैस फेफड़े में आती है तो फेफड़े के अंदर कुपिकाओं का एक घना जाल होता है और जो कुपिकाएं होती हैं वो कुपिकाएं रक्त केशिकाओं के जाल से बंधी हुई होती हैं। यानी कि जो ये अशुद्ध रक्त है वो उन रक्त केशिकाओं में चला जाता है और वहां पर जो CO2 गैस है वो फेफड़ों में छोड़ दी जाती है और फेफड़े के द्वारा CO2 गैस को वायुमंडल में बाहर छोड़ दिया जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और अब ये ऑक्सीजन विद्यार्थियों किसमें मिल जाएगी? रक्त के अंदर मिल जाएगी। जब ये ऑक्सीजन रक्त के अंदर मिल जाती है तो इसका परिवहन अब दूसरी नलियों के द्वारा होता है, दूसरी वाहिनियों के द्वारा होता है। इस वाहिनियों को विद्यार्थियों हम कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा, इंग्लिश में विद्यार्थी इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी वेन। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इसको हम बोलते हैं, जिसके द्वारा शुद्ध रक्त को, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन मिल गई मतलब रक्त विद्यार्थियों कैसा हो गया? शुद्ध रक्त हो गया। तो हम यूं कहेंगे कि हृदय के द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है ताकि वह रक्त शुद्ध हो जाए। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा ले जाया जाता है और फुफ्फुसीय शिरा द्वारा वापस से हृदय में लाया जाता है। इसी प्रकार की प्रोसेस इस दाएं फेफड़े में भी होती है। यहां से रक्त गया, वापस से रक्त इस फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा कहां पर लाया जाएगा विद्यार्थियों? इस वाले पोर्शन के अंदर लाया जाएगा। इस वाले पोर्शन को हम विद्यार्थियों कहेंगे बायां आलिंद। यहां पर आप विद्यार्थियों देख लीजिए, महाशिरा, महाशिरा से रक्त यहां पे आ गया, इसको हम कहते हैं दायां आलिंद। और दाएं आलिंद से रक्त कहां पे आ गया? दाएं आलिंद से रक्त आ गया दाएं निले के अंदर और दाएं निले से रक्त विद्यार्थियों चला जाएगा इसके अंदर, इसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी, यानी कि जो हमारा ब्लड था, जो रक्त था, फुफ्फुसीय धमनी में चला गया। शुद्ध होने के लिए कहां जाता है? फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में ब्लड शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजन मिल जाती है। शुद्ध होने के बाद वापस से ब्लड कहां आता है? इस वाले पोर्शन के अंदर, यानी कि बायां आलिंद के अंदर या बाएं आलिंद के अंदर। तो सबसे पहले महाशिरा में
महाशिरा से लेकर जब तक रक्त फेफड़ों में जाता है तब तक विद्यार्थियों रक्त कैसा होता है, तब तक रक्त विद्यार्थियों होता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब हुआ रक्त के साथ में CO2 मिली हुई है। और बाएं आलिन में जो ही प्रवेश करता है तो रक्त हो जाता है विद्यार्थियों कैसा रक्त है, अब रक्त शुद्ध है और ऑक्सीजन मिली हुई है। अब यहां से विद्यार्थियों रक्त जो है वो इस वाले पोर्शन के अंदर यानी कि इस बाएं निले के अंदर आ जाता है। बाएं निले के अंदर तो हम यहां लिखेंगे ये बायां निले। जब विद्यार्थियों बायां निले संकुचित होता है तो संकुचित होने के बाद यह रक्त को पंप कर देता है, यानी कि जो ही ये संकुचित होगा तो संकुचित होने के बाद ही रक्त को क्या कर देगा, पंप कर देगा। अब किस वाहिनी में करेगा, तो इस वाले भाग में, इसको हम विद्यार्थियों कहते हैं महाधमनी। इसका नाम है महाधमनी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरोटा। एरोटा या महाधमनी के अंदर रक्त को पंप किया जाता है, किसके द्वारा, बाएं निले के द्वारा। बाएं निले में क्या होता है, संकुचन होता है और संकुचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप रक्त को पंप किया जाता है महाधमनी में। अब महाधमनी में रक्त आ गया और महाधमनी के द्वारा रक्त को विद्यार्थियों हमारे शरीर के अंगों तक ले जाया जाता है। यानी कि बाएं निले से रक्त कहाँ पे आया, महाधमनी में आया और महाधमनी के द्वारा विद्यार्थियों रक्त को कहाँ पंप किया गया, अंगों की ओर पंप किया गया। कैसा रक्त है, रक्त विद्यार्थियों शुद्ध है, प्योर रक्त है। जब अंगों में जाता है तो पोषक तत्वों के ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए इस ऑक्सीजन को काम में ले लिया जाता है और वापस से विद्यार्थियों किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। अब ये CO2 जो ही रक्त में मिलेगी तो अब रक्त विद्यार्थियों कैसा हो जाएगा, अशुद्ध रक्त हो जाएगा और वापस से इस अशुद्ध रक्त को किस में लाया जाएगा, महाशिरा के द्वारा हृदय के अंदर लाया जाएगा। तो हम यूं कहेंगे कि अंगों द्वारा, यहां पे तो पहले शुद्ध रक्त था, अभी शुद्ध रक्त जो ही अंगों में आएगा कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अब इस अशुद्ध रक्त को वापस से किस में लाया जाएगा, महाशिरा के अंदर लाया जाएगा। तो इस एक प्रक्रिया के अंदर रक्त विद्यार्थियों 2 बार हृदय से गुजरता है। पहली बार कब, फर्स्ट केस के अंदर, ध्यान देना, फर्स्ट केस के अंदर हृदय से फेफड़ों की ओर, फर्स्ट केस के अंदर हृदय से फेफड़ों की ओर, इसको हम विद्यार्थियों कहते हैं फुफ्फुसीय परिवहन या फुफ्फुसीय संचरण। फुफ्फुसीय संचरण। इन सेकंड केस जब यहां फेफड़ों के द्वारा रक्त को शुद्ध कर लिया जाता है तो हृदय के अंदर आता है और हृदय के द्वारा पंप किया जाता है अंगों के द्वारा, अंगों के अंदर। तो हम यूं कहेंगे कि दूसरा जो परिसंचरण होता है उसको हम कहते हैं दैहिक परिसंचरण। दैहिक का मतलब होता है अंगों की ओर परिसंचरण। तो इस प्रकार का परिसंचरण होता है, पहले फुफ्फुसीय संचरण, दूसरा दैहिक परिसंचरण। और इसलिए हमारे शरीर के अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसको हम कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो यहां पर विद्यार्थियों हमने आज मानव हृदय को अच्छे से समझ लिया है कि मानव हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, रक्त कहाँ शुद्ध होता है, वापस कहाँ अशुद्ध होता है, किसके द्वारा रक्त को हृदय के अंदर लाया जाता है, किसके द्वारा फेफड़ों में रक्त ले जाया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं हमने इस वीडियो के अंदर समझ ली। वीडियो अगर पसंद आया है तो विद्यार्थियों इसको लाइक जरूर कर दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।